अगले वक्ता के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिंदी विभाग के हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पवन अग्रवाल जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, जो बहुत ही सहज, सरल, हंसमुख स्वभाव एवं ज्ञान के भंडार हैं तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग लखनऊ को आज इस के प्रोफेसर आचार्य पवन अग्रवाल जी को इस वेबिनार में पाकर हम सब आयोजक गण एवं प्रतिभागी अभिभूत हैं। आपके प्रकाशित ग्रंथों की संख्या 16 है, जिसमें 5 मौलिक एवं 11 संपादित पाठ्य पुस्तकें सम्मिलित हैं। आपने अपना शोध कार्य 1992 में लखनऊ विश्वविद्यालय से पूर्ण किया। आपका शोध विषय बुंदेलखंड तथा अवध क्षेत्र के अल्हैतों का तुलनात्मक मूल्यांकन है। वर्तमान में आपकी ख्यात अनेक शोध परियोजनाओं, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगोष्ठियों के संयोजन, आयोजन, प्रशासनिक एवं अकादमिक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन और शैक्षणिक यात्राओं देश विदेश के रूप में सर्वविदित है। इसके लिए आपको राज्य एवं राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा समय समय पर अनेक सम्मान भी प्राप्त है। वर्तमान में आप कला संकाय परिषद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में माननीय सदस्य हैं। इतना कुछ कि सब कुछ कहना संभव नहीं। हम आपको अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करते हैं। प्लीज आचार्य पवन अग्रवाल सर, आइए अपना वक्तव्य प्रस्तुत। धन्यवाद शुक्ला जी। मुझे लगता है कि मेरी आवाज आप सबको मिल रही होगी। जी सर। मैं सबसे पहले तो जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और हिंदी विभाग आचार्य नरेंद्र देव किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बमनान के सभी शिक्षक बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने कम से कम बिना कोरोना लगाए शिक्षा के नवाचार पर बात करने की बात कही। क्योंकि निश्चित रूप से जो अभी हमारे वक्ता कह रहे थे कि कोरोना महामारी ने हमको यह विवश कर दिया है कि हम तकनीक से अवश्य ही जुड़े। तो इसके लिए मैं आप सबको बहुत साधुवाद देता हूं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय कुलपति अवध विश्वविद्यालय प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति आचार्य रजनीश शुक्ल जी और मेरे बड़े आत्मीय और अग्रज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चंदन कुमार जी, आचार्य नरेंद्र देव बमनान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र शुक्ल जी जो मुझे बड़ा स्नेह करते हैं, डॉक्टर जयकरण तिवारी जी जिनका आशीर्वाद रहा है, और आयोजक सत्यप्रकाश शुक्ल जी और आईटी की ओर से रमापति मिश्र जी, और एक पर्दे के पीछे का एक सहयोगी मैं श्रवण कुमार गुप्ता को भी याद करूंगा जो कि विज्ञान कॉलेज लखनऊ में है। कारण यह है कि शायद उनको ही माध्यम बनाया गया था मुझसे बात करने के लिए, हालांकि सब हम सक्षम थे। श्रवण कुमार जी, मित्रों, बड़ा मुश्किल में पड़ा हुआ हूं इस समय जब तीन बड़े वक्ता बोल जाएं और लगभग हर पहलू को समेट लें तो हम किस पर बात करें। लेकिन चूंकि अध्यापक हैं और उन्होंने कहा अभी चंदन जी ने कि तकनीक के दिमाग के दबाव में हम विवश हो सकते हैं, लेकिन रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। साथियों, जब उस ओर आगे बढ़ के देखता हूं तो मुझे एक चीज और दिखाई पड़ती है कि माननीय कुलपति जी अवध विश्वविद्यालय, माननीय कुलपति जी वर्धा विश्वविद्यालय और पूर्व प्राचार्य दिल्ली महाविद्यालय के, दिल्ली के एक महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य चंदन कुमार जी, इन तीनों लोगों ने जो बातें कही, उनकी मन में इस नई शिक्षा नवाचारों को लेकर जो भाव हैं वहां हृदय से कहीं असंतुष्ट दिखाई पड़ते हैं।
लेकिन चूंकि वह ऐसे पद पर हैं कि उनको इम्प्लीमेंट करना और उनको उचित ठहराना उनकी कहीं जिम्मेदारी भी है। और मैं उनमें से हूं या आप उनमें से हैं जिन्हें उन इम्प्लीमेंट की हुई पॉलिसीज को जो है लागू करना पड़ता है, चाहे आपका मन हो या ना हो। मित्रों, नवाचार जैसे प्रारंभ से ही बात हुई थी हम लोगों की कि कोई नया कार्य करना नहीं है, नए तरीके से कार्य करना जो है नवाचार कहलाता है। ये तीनों चारों वक्ताओं की बातों से हमारे सामने आया था। और अभी चंदन जी ने आपको एक पूरा ऐतिहासिक खाका खींचकर ये स्पष्ट किया कि हमारी शिक्षा में पूर्व और वर्तमान की क्या स्थिति है, उसे बताया। मैं देखता हूं कि उस शिक्षा में नवाचार कोई नई चीज नहीं है, और इन नवाचारों की अगर कोई सीढ़ी एक लंबी बिना भूमिका बनाए मैं कहूं तो मुझे लगता है कि हम कह सकते हैं कि आज जो हमारे नवाचार प्राचीन से अब तक हुए हैं, उनमें गुरुकुल से हम होम ट्यूशन या एसी रूम तक आ गए हैं। उपनिषद से शुरू हुए थे, आज डिस्टेंस एजुकेशन पर आकर बैठ गए हैं। श्रुत परंपरा से प्रारंभ किया था, इलेक्ट्रॉनिक पाठ हमारे सामने पहुंच गए हैं। प्रयोगशालाओं में कार्य करना प्रारंभ किया था, आज आभासी प्रयोगशाला में काम कर रहे हैं। जो ज्ञान गुरु की चोटी में होता था वह आज गूगल बाबा के पास पूरा पूरा मौजूद है। जिस शिक्षा को मिशन समझा जाता था वह शिक्षा आज प्रोफेशन या इंडस्ट्री में परिवर्तित हो गई है। वह गुरु जो श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक था, उस पर तकनीक से तीसरी आंख लगा दी है। अभी चंदन जी बात कर रहे थे कि इससे पारदर्शिता आएगी, हमारी जवाबदेही तय होगी। तो ये तीसरी आंख जो शिक्षक की जासूसी करेगी, उस शिक्षक की कि जिसके बात को सुनकर कहकर शिक्षार्थी ही नहीं, सामाजिक जन जो है वह अपने विचारों को परिवर्तित कर देते थे। मैकाले से लेकर कस्तूरी रंगन तक हमारे पास पॉलिसीज आई हैं, और ब्लैक बोर्ड से पीपीटी तक की यात्रा हमने तय की है। ये मैं संकेत में कह रहा हूं, आप समझ रहे होंगे कि नवाचार जो वर्तमान में आया है, ये नवाचार कोई नई चीज नहीं है। नवाचार मनुष्य के सहज जीवन की एक प्रक्रिया है। वह अपने दैनंदिन जीवन में अपनी परिस्थितियों, अपने देश काल, अपने वातावरण से जो अनुभव प्राप्त करता है, उसे वह अपनी भावी पीढ़ी को देना चाहता है, जिससे कि वह भावी पीढ़ी बिना किसी कष्ट के सीधे मार्ग पर चल सके। इसलिए ये नए अनुभव ही हमारे जो है कहीं नवाचार हुआ करते हैं। भारतीय शिक्षा में जिन नवाचारों की हम लोग बात कर रहे थे, या माननीय जयकरण तिवारी जी ने जो प्रस्तावना रखी थी, अगर हम ध्यान दें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत परिवर्तन के विजन के साथ सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा का नारा हम लोगों को दिया था। और वहीं से जब 2019 में कस्तूरी रंगन जी ने नई शिक्षा नीति 2019 में हमें सौंपी, वहां हमने नई शिक्षा नीति की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हुए
गुणवत्ता शिक्षा, नवाचार तथा शोध के संबंध में बदलती हुई आवश्यकताओं के साथ साथ कौशल और ज्ञान से लैस भारत को नॉलेज पावर बनाने की प्रक्रिया हम लोगों ने प्रारंभ की थी। मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के नवाचारी लर्निंग कार्यक्रम ध्रुव को लॉन्च किया और एक 5 वर्षीय योजना बनाई जो शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन तथा समावेश कार्यक्रम, जिसे आप EQUIP कहते हैं, उसे जारी किया और उसकी जो नीतियां निश्चित हुई उनमें विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उन्होंने सुनिश्चित किए। उसमें विभिन्न प्रकार की फंडिंग्स, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां, विभिन्न प्रकार से उच्च शिक्षा संस्थानों के उच्चीकरण करने की नीतियां, ये सब उसके अंतर्गत हमारे आती हुई चली गई। यह जो नई शिक्षा प्रणाली है, इस पर हम लोग बात करें, मैं जानता हूं समय बहुत कम है, मैं थोड़ी थोड़ी बात करके अपनी बात को आगे लेकर जाता हूं कि ये हमारी जो नई शिक्षा प्रणाली है, उसके पहले एक सिनेरियो पर हम नजर डालें जो कि हमारे आंकड़ों के माध्यम से, क्योंकि कहा गया है कि नए समय में डाटा आपके लिए बड़ा प्रमुख माध्यम होगा, तो मैं एक नजर डालता हूं कि जब 1956 में यूजीसी बनी थी, उस समय 20 विश्वविद्यालय थे और 500 महाविद्यालय थे भारत के अंतर्गत। मुझे अभी एक रिपोर्ट देखने को मिली, या मैं ईमानदारी से कहूं, जब मुझे आपके साथ में इस विषय पर बात करने के लिए जुड़ना था तो मैंने कुछ सामग्री तलाशने का प्रयास किया, तो एक आईशे की रिपोर्ट मेरे सामने आई। आईशे मतलब ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। ये 2018-19 की रिपोर्ट है और इसके आलोक में ही अन्य चीजें भी निष्पादित की गई हैं और उसमें भारत की पूरी उच्च शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ आंकड़े दिए गए। जैसे भारत में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या 993 बताई गई, जिसमें कुल महाविद्यालय जो हमारे थे उसमें 39,931 महाविद्यालय हैं। स्वतंत्र संस्थान 9,190 हैं। इसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये सभी चीजें इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। और जब हम जो हमारे 39,931 महाविद्यालय हैं इन पर दृष्टि डालें तो इनमें स्नातकोत्तर करने वाले छात्र जो हैं वह लगभग 35% हैं और जब पीजी में वे साथ पहुंचते हैं तो उनकी संख्या होती है 11.4%। और जो कुल पीएचडी संचालित करने महाविद्यालय हैं वह हैं 2.5%। थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं मेरे आंकड़े गड़बड़ाए हैं, क्योंकि मैं बात कर रहा था कि स्नातकोत्तर स्तर के जो महाविद्यालय, मैं थोड़ा सा उन आंकड़ों कहीं और लेके चला गया, मुझे सुधार के छूट दें, कि स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो हैं उनकी संख्या 35% है। जो कुल पीएचडी को संचालित करने वाले महाविद्यालय हैं 2.5% हैं और जो केवल छात्राओं के महाविद्यालय हैं वह 11.4% है। भारत में उस शिक्षा में पंजीकृत जो छात्र हैं करीब 37.4 मिलियन हमारे सामने आते हैं। उनमें से 100 पुरुषों पर 95 महिलाएं हैं, यानी कि लगभग 48% महिलाओं का आंकड़ा हमको प्राप्त होता है। यूजी स्तर पर आर्ट्स 79.8% छात्र पंजीकृत हैं, जिसमें आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में 35.9%, साइंस में 16.5%, कॉमर्स में 14.01 और इंजीनियरिंग कॉलेज में 13.5%। और स्नातकोत्तर में इन 79.8 छात्रों में से 10.8% छात्र पहुंचते हैं। जब मैंने इसके संदर्भ में शिक्षकों का आंकड़ा जानने का प्रयास किया, क्योंकि मेरी तो
जिज्ञासा वहीं पर रहेगी, जब इतनी बड़ी संख्या है और माननीय मंत्रालय उस शिक्षा के सुधार के लिए 1:8 और 1:10 का, यानी कि एक शिक्षक पर 8 छात्र और एक शिक्षक पर 10 छात्रों की बात करता है। दुर्भाग्य है कि मुझको वहां वह रेशियो किसी आंकड़े में नहीं मिल पाया। मैं ये नहीं कहता कि सर्वे नहीं कराया गया होगा, मैं उस आंकड़े को नहीं खोज पाया, या जो कागज मेरे सामने आए वह नहीं आ पाए। ये तो अवश्य मिला कि 100 पुरुषों और 73 महिलाएं हमारी इस शिक्षा में शामिल हैं, यह अनुपात तो मिलता है, लेकिन वह नहीं मिला। और शायद जब हम इस तकनीक की बात करते हैं, इन नए नवाचारों को लागू करने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें इस चीज को भी सोचना पड़ेगा। मैंने कहा ना, हम लोग वह हैं जो कि इन पॉलिसियों को इंप्लीमेंट करने का दबाव सहते हैं। अगर आप नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो विभिन्न योजनाएं उच्चीकृत करने के लिए प्रसारित की गई हैं, या अभी मैं उन नवाचारों, जो 5 नवाचारों की बात की थी, उस पर बात करूंगा, तो उसमें आपको ये स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, ये नवाचार जो है वह केवल सेंट्रल विश्वविद्यालय या उच्चीकृत संस्थानों को ही देखकर बनाए जा रहे हैं। इसमें राज्य विश्वविद्यालय कहीं पर लोप हो गए हैं। कारण उसका बहुत ही स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मैंने एक सर्वे किया और रिपोर्ट निकाली, तो जो हमारे सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें जेएनयू, अलीगढ़ और बीएचयू को मैं छोड़ रहा हूं खास तौर से, क्योंकि वह बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय हैं। लेकिन आप चाहे जेएनयू की बात करें, भीमराव अंबेडकर की बात करें, इन सब किसी की भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं बनी हुई हैं, इनमें 7,000, 7,500 से संख्या ज्यादा नहीं है। हम सब जानते हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक महाविद्यालय इन 7,000 और 8,000 की संख्याओं को प्राप्त कर रहा है। मैं स्वामित्व की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम उन पारंपरिक विद्यालयों की बात कर रहा हूं, महाविद्यालयों की बात कर रहा हूं, कि जो महाविद्यालय 7,000 ही नहीं, 10,000, 15,000, 20,000 और 25,000 तक की संख्या को लेकर चल रहे हैं। और उस समय सरकार के द्वारा इन पॉलिसियों को लागू करना कितना उचित होगा, ये भी हमें एक बात करनी पड़ेगी। एक आंकड़ा और रखता हूं कि विदेशों में पढ़ने वाले जो भारतीय छात्रों की संख्या थी, वह 2017 में थी 2,78,383। ये यूनेस्को की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। और इसमें से यूएस जाने वालों की प्रथम चॉइस होती थी 1,12,713, यानी 40.5% छात्र जो है यूएस चले जाते हैं। 2015 का ये आंकड़ा है। नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया 46,316, कनाडा 19,905, इंग्लैंड 18,177, न्यूजीलैंड में 15,016, अरब अमीरात में 13,370 और जर्मनी में 4,773। अब आप देखें कि ये आंकड़ा मैं क्यों दे रहा हूं, कि भारत में जितनी संख्या जो हमें पढ़ाई का स्तर मिलना चाहिए था, संभवतः वह स्तर नहीं मिल पा रहा है, या पढ़ाई से जो हमारी अपेक्षाएं हैं, यानी कि पढ़ना और नौकरी एक दूसरे से जोड़ना हमारा मन चाहता है। मैथिली गुप्त की बात वह छोड़ दीजिए, शिक्षे तुम्हारा नाश हो जो नौकरी के हित बनी। भारत में शिक्षा पारंपरिक रूप में कभी भी नौकरी के लिए नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज शिक्षा की सफलता नौकरी प्राप्त करने में ही है। और चूंकि भारत में हम इतने नौकरी के अवसर नहीं दे पा रहे हैं,
या हमारे पास जितनी गुणवत्तापूर्ण संस्थाएं हैं वह हमारे छात्रों को कम सीटों के अभाव में ग्रहण नहीं कर पा रही हैं, उस कारण से समस्याएं कहीं हमारे सामने विदेश में जाने वाली दिखाई पड़ती हैं। जैसे केवल एक उदाहरण दे रहा हूं, समय में जहां समझ रहा हूं समय की बाध्यता, कि भारत के ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस का जो एग्जाम होता है इसमें हमारे पास 800 सीटें हैं और एप्लीकेंट थे 3,74,500। अब 3,74,500 में से केवल 800 प्रवेश हम ले सकते हैं, बाकी छात्रों को निश्चित रूप से कहीं और जाना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी विडंबना यह भी है कि 2017 में हमें आंकड़े मिलते हैं कि 60% इंजीनियरिंग छात्र जो है बेरोजगार हो गए, और जब 60,000 छात्रों का सर्वेक्षण सामान्य विश्वविद्यालयों में कराया गया तो वहां भी 47% छात्र जो है बेरोजगार दिखाई पड़े। यानी कि यह बेरोजगारी हमारी शिक्षा का एक मापदंड बनकर उभर कर सामने आई है। तो फिर समस्याएं निश्चित रूप से जो हमारी ये 5 चीजें सोची जा रही हैं उनके पीछे उनका उद्देश्य उन शिक्षाओं को लेना और ग्रहण करना ही है। आप वास्तव में देखें, जब मूल परक शिक्षा की या मूल प्रवाह की बात करते हैं नवाचारों के अंतर्गत, जिसकी बात जागरण जी ने की थी, या कहें कि ये 5 ही पूर्ण नवाचार हैं, तो उन नवाचारों में जो मानवीय मूल्य की बात हमने इसलिए करी कि हमने ये देखा कि हमारे शिक्षा संस्थानों में पक्षपात हो रहा है, पदोन्नति में भेदभाव हो रहा है, भाई भतीजावाद हो रहा है, गोपनीयता भंग हो रही है, यौन उत्पीड़न हो रहा है। तो यहां पर हमने ये आवश्यकता महसूस करी कि हमको मूल्यों को स्थापित करना है। लेकिन मूल्य उच्च शिक्षा के या भारतीय शिक्षा के प्राण हैं। गुरु को देखकर विद्यार्थी अपना आचरण निश्चित करते हैं। आज बड़ी एक दुखपूर्ण रिपोर्ट मैंने पढ़ी अखबार के अंदर, केजीएमयू ने एक सर्वे कराया तंबाकू खाने वालों का, छात्रों का, और उसमें से मालूम पड़ा कि जो छात्र तंबाकू खाना सीखे थे उनमें से 20% क्योंकि उनके शिक्षक तंबाकू खाते थे, उनसे वैसे। ये हमारा मापदंड नहीं होना चाहिए। मुझे याद है कि 22 साल का जब था, नौकरी पा गया था, और पिक्चर जाना, ठेले पे खड़े होकर चाट खाना, जीन्स पहनना अभी तक मैंने जो है शुरू नहीं किया है, टी शर्ट पहन के, चप्पल पहनकर मैं आज भी विश्वविद्यालय कभी गया हूं मुझको याद नहीं है। तो एक मतलब एक शिक्षक का एक आचरण, यानी ये हमारे संस्कारों में ढला हुआ होता है, शिक्षा के संस्कारों में ढला हुआ होता है। तो मूल प्रवाह की जो नीतियां सरकार ने सुनिश्चित की हैं, इनके लिए जो योजनाएं हैं वह सराहनीय हैं, लेकिन यह मन से लागू करने वाली हैं। इन पर एक दबाव बनाकर चीजों को सामने नहीं रखा जा सकता। दूसरी बात उन्होंने सतत कार्यक्रमों की, जिसे हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, और इन सस्टेनेबिलिटी के माध्यम से उन्होंने परिसर को लेकर एक अपना, चाहे पर्यावरणिक ढांचा हो, स्वच्छता की बात हो, उन सब की बात की। उनमें एक चीज वो जब करते हैं कि वास्तव में परिसर भवन डिजाइन की बात है कि नए परिसर जो बन रहे हैं उनके लिए एक निश्चित भूमि है, निश्चित जमीन, किसी जमीन का एक टुकड़ा कितना होना चाहिए, कितने कक्ष होने चाहिए, सब सामने है। लेकिन जो पहले से स्थापित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय हैं उनमें उन सारी चीजों को लागू करना हमारे लिए हरित पर्यावरण को पूरा देना संभव नहीं है। कुछ नीतियां उसमें मानी जा सकती हैं। एक बात उन्होंने और उसके अंदर गई कि हमारी जो खरीद जो है वह केंद्रीकृत होनी चाहिए, और ऐसी चीजें खरीद होनी चाहिए जो कि बार बार चालू हो सकें। लेकिन यहां पर यह सोचना पड़ेगा कि जिस संस्था से हमारा अनुबंध होगा उस संस्था के पास हमारी आवश्यकता या हमारी गुणवत्ता के अनुसार कोई इक्विपमेंट आदि नहीं है, तो हमें उससे खरीदने पर विवश होना पड़ेगा। तो मित्रों, ये अनुबंध होने पर, या एक जैसे जेम्स एक संस्था बन गई है, तो जिस क्वालिटी का माल देगा, जिस रेट पर माल देगा, बाजार से हम सस्ता ले सकते हैं। लेकिन मित्रों, ना इंजीनियर पर उंगली उठती है, ना ठेकेदार पर उंगली उठती है। अगर सबसे ज्यादा बेईमान अगर कोई दिखाई पड़ता है
वह केवल शिक्षक ही दिखाई पड़ता है, और ये सारी पॉलिसीज जो है उसी पर लागू होते हुए दिखाई पड़ती हैं। एक बात और कही उसमें कि सेवाओं को खरीदना पड़ेगा। अभी जो बात चंदन जी भी कह रहे थे और रजनीश जी ने भी कही थी कि समाज को हमें जोड़ना है, और उन्होंने ये बात कही थी कि शिक्षण संस्थानों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। रजनीश ने भी ये कहा था, लेकिन मुझको लगता है कि आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया में कहीं ऐसा तो नहीं सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रही हो, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और जब इस नए सतत प्रक्रिया के अंतर्गत निर्धारित उत्पाद खरीद की संकल्पना में सेवा खरीद की बात की जाएगी, तो जिससे हम लाइसेंसिंग करेंगे, जिस व्यक्ति को, जिस संस्था को हम कहेंगे कि हमको अपनी सेवाएं प्रदान करिए, हमारे ऊपर उपकार कीजिए, तो कहीं ना कहीं हमारे कुलगुरु को उससे समझौते करने पड़ेंगे। इस बात को भी हमें निर्वाह नहीं करना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए, और इससे हमारा जो मूल प्रवाह और समावेशी प्रकृति है वह कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई दिखाई पड़ती है। तीसरी बात गुरु दक्षता की हमारी बात आई थी। गुरु दक्षता के संदर्भ में मुझे बहुत विचार नहीं करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कुछ कमजोरियां हम लोगों की हैं, लेकिन उन कमजोरियों को हमें स्वयं ही दूर करना पड़ेगा, जिससे कि हम पर उंगलियां उठना बंद हो जाएं। तकनीक की ये तीसरी आंख जो चंदन जी ने दिखाई है, उसकी कसौटी पर हम खरे उतरे, ये हमारी एक पहल होनी चाहिए। गुरु दक्षता से यानी फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सी योजनाएं सरकार ने दी हैं, जो निश्चित रूप से शिक्षकों के उन्नयन के लिए प्रभावी होती हैं, और उन पर काम होना भी चाहिए। चौथी जो कस्टोडियम फॉर एकेडमिक रिसर्च कल्चर केयर की बात आई है, उस केयर के संदर्भ में सरकार के द्वारा बनाई गई योजना निश्चित रूप से शोध की गुणवत्ता के लिए उपादेय है, लेकिन वहीं हमको ये भी देखना पड़ेगा कि शोध गंगा और जो केयर लिस्ट में जो पत्रिकाएं आ रही हैं, उन केयर लिस्ट की पत्रिकाओं के लिए सरकार ने एक नीति पूरी बना रखी है कि उस माध्यम से आनी चाहिए, लेकिन सरकार ने ये नहीं सोचा कि ये केयर के अंतर्गत समाहित पत्रिकाओं में जो सेंटेक्स की बात करते हैं, उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में, खासकर साहित्य आदि के क्षेत्र में कितनी पत्रिकाएं या कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो निश्चित करेंगी कि हमारे पास हमारा जो सेंसेक्स है वह कितना, साइटेशन जो है हमारा वह कितना प्रभावी हो रहा है। और इसमें बहुत सी पत्रिकाएं अभी निश्चित नहीं कर पाई है सरकार, और देखते हैं कि हर साल, हर 3 महीने, 6 महीने में, हालांकि उनकी नीति है हर 3 महीने बाद जो है वह अपनी उन पत्रिकाओं का पुनरावलोकन करते हैं, पुनर्जांच करते हैं, लेकिन उससे हमारे छात्रों को और शिक्षकों को दोनों को ही कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस ओर भी ध्यान हम लोगों को देना चाहिए। मित्रों, एक बात और मैं अंतिम कर रहा हूं आपसे, जो एवोल्यूशन रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन, जो 5वीं बात आई है, उच्चतर शिक्षा में संस्थानों में मूल्यांकन की बात। मित्रों, मूल्यांकन सुधार के लिए सरकार ने एक लंबी योजना बना के दी है कि हमारा स्वरूप क्या होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो संसाधन हमारे पास हैं उसमें यह प्रक्रिया आदर्शात्मक ज्यादा है, वह हमारे लिए इम्प्लीमेंट करना, व्यवहारिक करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं आप लोगों को। मैं जान रहा हूं समय अगर आज्ञा हो तो अगर आज्ञा हो 2 मिनट और ले लूं मैं आपसे। शुक्ला जी, आज्ञा हो 2 मिनट ले लूं तो? अभी एक पद्धति 2 मिनट मुझे और दे दीजिए, मैं जल्दी ही बात समाप्त करूंगा। कि कक्षा में परीक्षाओं को आयोजित करना, देखिए सेमेस्टर और परीक्षाएं दोनों जुड़ी हुई हैं। सरकार का कहना यह था कि जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं उस पर अधिभार बहुत अधिक पड़ता है और सारा फोकस जो है उस ओर हो जाता है, और छात्र की जो क्षमता है उसका आकलन हम मात्र 3 घंटे में कर लेते हैं। जो उसकी पूर्ण प्रतिभा का आकलन करना चाहिए वह आकलन हम नहीं कर पाते। मित्रों, सेमेस्टर की बात करें, सेमेस्टर जो इक्विप्ड कॉलेजेस हैं, जिसे हम इंजीनियरिंग कॉलेज कहते हैं, वहां संभव हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बात कही थी कि सरकार कहती है कि 1:8
एक शिक्षक पर 8 छात्र, एक शिक्षक पर 10 छात्र, जो आदर्श रेशियो मानती है, तो उसके तहत तो हम इस सेमेस्टर प्रणाली को चला सकते हैं। लेकिन जब हम अपने राज्य विश्वविद्यालयों और राज्य महाविद्यालयों की ओर ध्यान देते हैं तो हमारे सामने बड़ी समस्या आती है कि हमारा खर्चा जो है वह दुगना हो जाता है। वसूली हम छात्रों से करते हैं, छात्रों का फीस हमारी बढ़ जाती है। सेमेस्टर प्रणाली की मैं बात करता हूं, मैंने एक आंकड़ा निकाला 2019 का, और मैंने देखा कि 15 जुलाई से लेकर 30 नवंबर तक, 15 जुलाई को प्रवेश होता है और 30 नवंबर तक मोटा मोटा जो है हमारे यहाँ सत्र समाप्त मान लिया जाता है। और उस सत्र में 150 दिन हमारे पास होते हैं। उन 150 दिनों में 19 रविवार निकल जाते हैं, 15 और छुट्टियां जो सरकारी छुट्टियां हैं वह निकल गई, 110 दिन हमारे पास बचे। उसमें से अगर सरकार की मंशा के अनुसार हम आंतरिक परीक्षाएं लेते हैं, जो आप सभी लोग, अगर आपके यहाँ लागू हुआ होगा, सब आप जान रहे हैं कि हमको 6 पेपर पढ़ाने पड़ते हैं और 6 पेपर में हमारे पास 6 या 18 घंटे की डेली पढ़ाई हमारी होती है। और उसमें हमें अगर छात्रों की परीक्षा लेनी है, अगर हम आदर्श बैच जो हमारे यहाँ 1 पे 80 का सेक्शन है, अगर 30 का जो आदर्श सेक्शन है उसको मांगने, तो हमें उन 6 पेपरों के शोधार्थियों का, छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन के लिए कम से कम 18 दिन चाहिए। और सरकार कहती है कि 40 लेक्चर पर पेपर भी एक हमारी अनिवार्यता है। तो ऐसे इसमें 240 लेक्चर हमारे होने हैं उन दिनों के अंतर्गत, और हमको ये आंतरिक परीक्षा भी करानी है। आंतरिक परीक्षा के साथ साथ छात्रों के बहु विकास के लिए हमें कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, क्रिएटिविटी, ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स और इस सब पर भी ध्यान देना है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पॉलिसियां हैं वे हम लोगों को थोड़ी अव्यावहारिक दिखाई पड़ती हैं। यह बात दूसरी है कि हमारी व्यवस्था है कि हमको इनको मानना है, इनको लागू करना है। और दूसरी ओर तकनीक की बात हो रही थी, तकनीक में बाकी चीजें मैं जान रहा हूं कि हो सकता है तकनीक में हमें प्रवेश करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट मिली जिसमें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में वहां पर बुक खोलकर परीक्षा देने की ऑनलाइन तकनीक की बात आई थी। 23 और 24 मई को यह साइट खोली गई। 40,000 छात्रों ने उसको पूर्णतः से नकार दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के 20 विभागाध्यक्षों ने उस ओपन बुक परीक्षा को नकार दिया। उसके पीछे जो मनोज दीक्षित जी ने कहा था कि वह 58% छात्र जिनके पास मोबाइल नहीं है वह नहीं पा पाएंगे। जो हमारे समावेशी शिक्षा की बात सरकार कर रही है, वह समावेशी शिक्षा चाहे वह जातीय आधार पर, लिंग के आधार पर हो या हमारे दिव्यांगों के आधार पर हो, वह सब भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे। तो मित्रों, ये नवाचार जो आ रहे हैं, इन नवाचारों को देखने में इनको हमें संकल्पना अच्छी लगती है कि निश्चित रूप से अगर हम इनको अपना लेंगे तो हमारे सामने एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक रास्ता खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन उसके लिए ये भी ध्यान रखना है, सरकार रूसा आदि योजनाओं के माध्यम से विभिन्न योजनाएं चला रही है। रूसा में उसने क्लस्टर विश्वविद्यालय की कल्पना करी, जिसमें 3-4 महाविद्यालयों को मिलाकर उनके अंदर एक में किसी में कोई संसाधन दे देंगे, कोई संसाधन दे देंगे और उसके माध्यम से कार्य चलेगा। लेकिन क्या यह संभव है कि एक छात्र दूसरी जगह पर प्रैक्टिकल करने के लिए जाए? बड़ी कठिनाइयां हमारे सामने आएंगी। हो सकता है कि मेरा भ्रम भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं पूरी तरह से इन सब की जांच कर चुका हूं, ये एक मेरा भ्रम है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमें इन नवाचारों को शिक्षा में प्रवेश कराना है तो हमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी सरकारों को और सजग होना पड़ेगा। हमारे राज्य विश्वविद्यालयों पर, हमारे महाविद्यालयों पर अधिक जो है उनकी फंडिंग करनी पड़ेगी। शिक्षा को अपने ऊपर नहीं छोड़ देना है, संस्थाओं पर नहीं छोड़ देना है, वरना फिर कुकुरमुत्तों की तरह
स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की जो है बाढ़ आ जाएगी। हालांकि एसीटी और यूजीसी जो फेक विश्वविद्यालय हैं उन सबको नियंत्रण कर रही है, संख्या उनकी घटी है, तो शिक्षा आम व्यक्ति को सुलभ हो, केवल पैसे वाले के पास ना रह जाए, इसके लिए सरकार को शिक्षा का सेक्टर अपने पास रखना चाहिए। तभी इन नवाचारों से हम जो है इन नवाचारों को अपनी कार्य प्रणाली में लागू कर सकते हैं और इनका लाभ उठा सकते हैं। मैं आयोजकों से बड़ा क्षमा चाहूंगा कि मैंने एक जितना समय मुझे दिया गया था उससे अधिक समय ले लिया है, लेकिन शायद आप मुझे क्षमा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने मुझे इस समागम में, इस यज्ञ में एक आहुति देने का अवसर दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।